नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर दत्त शर्मा और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, वर्ष 2016 का जो हम क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व कर रहे हैं। और और इसमें हम क्या करेंगे, आज जो लास्ट वाला सेक्शन बचता है हमारा, टीचिंग एटीट्यूड एप्टीट्यूड, और आपका जो कमीशन वाला सेक्शन है उसको हम आज इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उस पार्ट को हम आज इस वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो दोनों ही बुक्स आपके पास अवेलेबल है उनमें बहुत सा जो मटेरियल है वो गलत दे रखा है उन्होंने। ठीक है, इसमें भी आपको जो कमीशन में भी आपको काफ़ी गलत क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिलेंगे, और टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपको गलत देखने को मिलेंगे। ये दोनों ही बुक्स में क्वेश्चन आपको गलत देखने को मिलेंगे। स्वरम की बात कर लो चाहे आप कंपटीशन एज सीरीज़ की बात कर लो, दोनों में ही आपको क्वेश्चन गलत देखने को मिलेंगे। अब मैं गलत किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया उनको और देखा कि वहाँ पे उनके आंसर जो मुझे मैच नहीं हुए और वो सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं थे। आप टीचिंग एप जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसमें आप खुद से जो, क्योंकि कॉमन सेंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप खुद से भी देख सकते हो कि जो आंसर है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो आंसर्स। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, जो दोनों ही जो आपके क्वेश्चन जो बुक्स हैं उनमें दोनों में ही करेक्शन की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में करेक्शन करते जाना है आपको। अब आप कहोगे, और अगर मैं बात करूं गलतियों की, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा गलतियां स्वरन में हैं। तो आप कह सकते हो कि यदि स्वरन में ज़्यादा गलतियां हैं तो आप पढ़ा क्यों रहे हो स्वरन से, आप कंपटीशन एस सीरीज से क्यों नहीं पढ़ाते हो डायरेक्ट। तो दोनों की देखो दोस्तों अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, क्योंकि जो कंपटीशन एस सीरीज देखा होगा आपने, वो ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता, वो सीधा क्वेश्चन लिखता है और उसका आंसर दे देता है। वो जस्ट एक वन लाइनर जैसा है, उससे आपको एक प्रॉपर फीलिंग नहीं आती है। क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, अच्छा फॉर्मेट हमें नहीं देता है वो। ठीक है, वो क्वेश्चन देता है और डायरेक्ट आंसर देता है। तो ये क्योंकि क्वेश्चन भी देता है और साथ में ऑप्शन भी देता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपको करवाता हूँ और यहाँ पे मैं साथ साथ में आपको करेक्शन भी करवाता हूँ। तो दोनों में आपने करेक्शन करनी है, यहाँ पे भी करेक्शन करनी है और दूसरे वाले कंपटीशन एस सीरीज में भी वहाँ पे भी साथ साथ करेक्शन करते जाना है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं नीचे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। और टेलीग्राम चैनल आप विजिट करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं और भी जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल है वहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो वहाँ पे आप एक बार ज़रूर जाइएगा और वहाँ पे विजिट करके एक बार ज़रूर देखिएगा। कुछ स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, आपको स्टार्टिंग में ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो चल नहीं रहा था, पर अब शायद मुझे लगता है प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। आप एक बार चेक ज़रूर कर दीजिए टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट कोठारी कमीशन। ठीक है, अब कमीशन वाले सेक्शन में आपको क्या करना है, जितने भी कमीशन, इसकी तैयारियां कैसे करनी है, कमीशन वाले सेक्शन की तैयारियां कैसे करनी है। तो देखो दोस्तों, इसकी तैयारियों का सिंपल तरीका है। तो जो क्वेश्चन दिखेगा आपको, जैसे कोठारी कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिखा, तो आप कोठारी कमीशन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए उसको, इंटरनेट से पढ़िए। और यदि आपका बुक्स है तो बुक्स से पढ़िए। तो मैं ये यहाँ पे भी ये भी बता देना चाहता हूँ, जो बुक में आपको कंटेंट मिलेगा, मान लीजिए आपने कोई भी बुक इस एग्ज़ाम के लिए खरीदी है, तो उसमें जो कंप्लीट कंटेंट कभी नहीं होगा। आपको आउट ऑफ द मतलब बुक के बाहर जाना ही पड़ेगा, थोड़ा सर्च आपको करना ही पड़ेगा इंटरनेट से। आप देखेंगे कि आपने बुक पूरी भी पढ़ ली, आपको कमीशन पूरी तरह से याद भी हो गई, पर फिर भी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे वहाँ पे। रीज़न बीइंग कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उस पर्टिकुलर कमीशन से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, किताब से तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में एड ऑन क्या करना है आपने, इंटरनेट से इन कोठारी कमीशंस को, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे बहुत से लोगों ने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से पढ़िए, तब आपका जो मटेरियल है और ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर पाओगे। और ये सेक्शन आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सिलेक्शन में, क्योंकि काफ़ी लोग, क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी तो सभी करते हैं, इस पेपर का फॉर्मेट कॉम्पिटेटिव फॉर्मेट ही है। मतलब कॉम्पिटेटिव मीन्स कि आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, जो अदर एग्जाम्स की तैयारियां भी करते हैं। वो लोग क्या नहीं पढ़ेंगे, ये वाला ये पोर्शन वो नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपको एज एक मिल सकता है सिलेक्शन के लिए। तो देखते हैं 111 क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा था, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट कोठारी कमीशन। तो उसके रिपोर्ट का टाइटल क्या है, द एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब आपने यहाँ देखा होगा, मैंने जो ये पेपर में अपलोड कर रहा हूँ इसमें टिक मैंने कहीं मारे हैं और राइट आंसर कुछ और हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये तो आपने इन टिक के बेसिस पे अपने क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। आपने क्या करना है, ये टिक क्या पता मैंने गलत गलत वाले ऑप्शन पे मारे हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने इन टिक के बेसिस पे ऐसा नहीं जाना है कि ये इसका सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, और यहाँ पे टिक भी कर रहा हूँ, तो आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। जबकि स्वरन वाली बुक में देखेंगे तो ये इसका बी ऑप्शन देता है वो। ठीक है, जो कि गलत ऑप्शन है। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट उसका जो रिपोर्ट का टाइटल नहीं था, बल्कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये उसका करेक्ट टाइटल था। ठीक है, तो ये भी आपकी करेक्शन है स्वरन में। ठीक है, अब देखेंगे डिलोर्स कमीशन रिपोर्ट इज
नोन बाय, दिलौर कमीशन रिपोर्ट इज नोन बाय। अब कैसे करेंगे आप इनको, आप दिलौर कमीशन के बारे में इंटरनेट पे पढ़िए ये कौन थे, ठीक है, तो इससे आपकी तैयारियां हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एजुकेशन टू बी, ठीक है, एजुकेशन टू बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर स्वरन में दिया है, और इसका रॉन्ग आंसर कहाँ मिलेगा आपको, कॉम्पिटिशन एच सीरीज में। वो क्या बोलता है, वो ऑप्शन ए को इसका सही उत्तर बोलता है, वो है लर्निंग द ट्रेजर विद इन, ठीक है, जो कि इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर सी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ यशपाल कमेटी, यशपाल कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, ये इनका सही उत्तर है। क्या रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने, लर्निंग विदाउट बर्डन। तो बेसिकली आपको कमेटी में पढ़ना क्या होता है, आपको रिकमेंडेशन पढ़नी होती है कमेटी की, और उसके चेयरमैन का नाम पढ़ना होता है, और ये थोड़ा ध्यान रखना होता है कि वो कमेटी किस साल के आसपास आई थी। ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है इसमें, ठीक है। तो यशपाल कमेटी, जैसे मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है ये कमेटी, ठीक है, इसके बारे में भी आप वहाँ इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के चेयरपर्सन कौन थे, 114 का, ये खुद ही थे, प्रोफेसर यशपाल, 114 का सी आएगा, 114 का ऑप्शन सी है, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। द कंप्यूटर एजुकेशन वाज रिकमेंडेड बाय, तो क्वेश्चन नंबर 115 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, इसका सही उत्तर हो जाएगा। द मैंडेट ऑफ रामामूर्ति कमेटी वाज टू, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टू रिव्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो 116 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, किस लिए इसका गठन किया गया था, तो टू रिव्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, किसे, रामामूर्ति कमेटी को। रामामूर्ति कमेटी का गठन कब किया गया था, 1990 में, जैसे यहाँ पे लिखा भी है। आप इसके बारे में और भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको, एजुकेशन कमीशन की तैयारियां किस तरह से करनी है, बिल्कुल इसी तरह से आपने तैयारियां करनी है। जो यहाँ पे क्वेश्चन मिलते हैं उनको डायरेक्ट आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए, उनसे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए, वैसे ही आपकी जो तैयारियाँ हैं इस कमीशन से रिलेटेड हो जाएगी। और साथ साथ आप बुक में जो कॉन्टेंट दिया है उसको भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Millennium Development Goal have been changed to, Millennium Development Goal को अब हम क्या कहते हैं, Sustainable Millennium Development Goal। ऑप्शन 117 है, इसका ऑप्शन क्या सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर, वेट अ मिनट, ओके, जो क्वेश्चन नंबर 117 है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 117 है इसका बी नहीं होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन इंक्लूड 118 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 118 का सही उत्तर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 118 जो आपका है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कॉलेस्टिक एंड नॉन स्कॉलेस्टिक असेसमेंट। तो कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें, स्कॉलेस्टिक एंड नॉन स्कॉलेस्टिक असेसमेंट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन द टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए प्राइमरी क्लासेस में, 1:30 का, 1:30 का, ठीक है। ये आपकी जो कॉम्पिटिशन एज सीरीज है वो 1:40 बोलती है, जो कि गलत है, ठीक है। तो एडलर फॉरियर्स रिपोर्ट ऑन एजुकेशन इसे किस नाम से जाना जाता है, ये है लर्निंग टू बी। अब देखो दो रिपोर्ट्स आपने पढ़ी, एक अभी पढ़ी आपने, एडर फॉर्स रिपोर्ट ऑन एजुकेशन, ये क्या बोलती है, एजुकेशन लर्निंग टू बी, ये क्या बोलती है, लर्निंग टू बी। इससे पहले हमने देखा वो था डिलॉर्स कमीशन रिपोर्ट इज नोन बाय, वो है एजुकेशन टू बी, एक है एजुकेशन टू बी, एक है लर्निंग टू बी। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, किसने, दो अलग अलग लोगों ने ये दोनों रिकमेंड की हैं, ठीक है। तो ये इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 121, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 क्या बोलता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। विच कमेटी अपोज सेपरेट करिकुलम फॉर बॉयज, तो इसका 122 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हंसा मेहता कमेटी, ठीक है। इसका सही उत्तर बी होगा, हंसा मेहता कमेटी, ध्यान रखिएगा। और हंसा मेहता कमेटी जितनी भी कमेटी है, देखो अब आपके पास 4 कमेटी है, वर्धा कमेटी, हंसा मेहता कमेटी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी। तो इन चारों कमेटी के बारे में आप इंटरनेट पे देख सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स आप अपने पास बना सकते हैं। इनके जो चेयरपर्सन रह चुके हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं कि कौन थे और किस साल एक्चुअली इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी, ठीक है। ये आप अपने पास लिख के रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 123, कंस्ट्रक्शन अप्रोच इज बीइंग प्रोपोगेटेड बाय, 123 जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, एनसीएफ 2005। विच इज द हाईएस्ट बॉडी टू एडवाइज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन, सबसे
एपेक्स बॉडी कौन है, सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन है, कैब, CAB, ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, कैब, ठीक है। अब साथ साथ CASE ये क्या चीज़ है, और MHRD ये क्या चीज़ है, इनके बारे में भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसकी प्रेपरेशन इस तरह से ही आप कर सकते हो। जितने भी ऑप्शन है, हर एक ऑप्शन के बारे में सर्च करो, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 125, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द अपकमिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी आर, ठीक है। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको मैं क्या करूँगा, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक PDF अपलोड की है, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी जो क्या कहते हैं जो MCQs बन सकते हैं, वो मैंने वहाँ पे अपलोड किए हैं। तो वहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के MCQ आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाइए और चेक करिए, क्योंकि उससे रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि उससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस बार मतलब कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी जो है वो काफ़ी टाइम बाद आती है, 10, 20, 30 साल बाद आती है। तो ये इसके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो आप एक बार टेलीग्राम पे जाके उसको चेक कर दीजिएगा, ठीक है। उसका नाम भी मैंने यही रखा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी PDF, इसका ऐसा करके कुछ नाम है। अगर वहाँ पे बहुत सारी PDF होगी तो वहाँ पे आप नाम से भी चेक कर सकते हो। अब देखते हैं 126 क्या बोलता है, सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क वॉज रिकमेंडेड बाय। इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, SUPW भी बोलते हैं इसको, SUPW भी इसको कई बार बोलते हैं। तो SUPW अगर कहीं आपको दिखा नजर आए तो उसका मतलब ही क्या होगा, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। तो ये किसने रिकमेंड किया था, 126 ने, किसने रिकमेंड किया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने, ठीक है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द एम्स, organization and contents of secondary education were the terms of reference of, ठीक है। तो 127 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 127 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुदालिर कमीशन। तो मैंने क्या कहा आपसे, जो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में टिक मारे हैं, इन टिक के ऊपर मत जाइएगा आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसको फॉलो करिए आप। और थोड़ा सा अगर आपको डाउट होता है तो आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मैं क्रॉस चेक करके ही यहाँ आपको बता रहा हूँ। आपका कोई डाउट अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं डाउट है आपको, तो एक बार आप खुद से भी जाके इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर ए होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑन एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो 128 है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एजुकेशन टू प्रोड्यूस गुड सिटीजन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। whose approach was to bridge all gender and social category gaps to primary stage by 2007 and at elementary stage by 2010। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। ओके तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड बाय एजुकेशन कमीशन। 130 है, 100 जो 30 है, 130 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 130 का सही उत्तर हो जाएगा डी, द एज ऑफ एडमिशन टू द स्कूल शुड बी लेस देन 5 ईयर, ठीक है। ये क्या किया था, रिकमेंड नहीं किया था एजुकेशन कमीशन ने। इसके अलावा जितने भी ये चीज़ें हैं ये सारी रिकमेंड की है, जैसे कि प्री स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 1 to 3 ईयर। प्री स्कूल एजुकेशन का मतलब क्या है कि जब आप स्कूल में दाखिल कर रहे हो उससे पहले आपके पास थोड़ी एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब आपको जो क्या है, प्री स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 1 to 3 ईयर, आप स्कूल में दाखिल होने से पहले 1 से 3 साल की प्री एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये एजुकेशन ज़रूरी नहीं है आपको नर्सरी में ही लेनी है, जैसे कि हम फर्स्ट में जा रहे हैं तो क्या देखते हैं आजकल, नर्सरी, UKG, LKG, इस तरह से नहीं है ये। इसका मतलब आप, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान में आपको पता है कि आप कभी भी एजुकेशन ले सकते हो, किसी भी स्टेज में लाइफ के एजुकेशन ले सकते हो। तो मान लीजिए आप एजुकेशन लेना शुरू करते 10 साल से, तो उस 10 साल से पहले जैसे आप स्कूल जाएंगे उससे पहले आप क्या कर सकते हो, एक से लेकर 3 साल का एक बेसिक फाउंडेशन सा कोर्स कर सकते हो। ये भी एक रिकमेंडेशन थी एजुकेशन कमीशन की, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। One should select a profession which has ओके तो 131 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 131 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूट्स द पर्सनैलिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। तो हमें क्या देखना चाहिए, अब ये वाले जो सेक्शन आता है आपका, ये कॉमन सेंस से रिलेटेड आता है। कॉमन सेंस इन द सेंस कि भाई आपका देखा जाएगा कि आपका माइंड सेट एजुकेशन के रिगार्डिंग कैसा है, किस तरह से आप सोचते हो एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो उस तरह से आपका माइंड सेट चेक करेगा ये। इसमें आपने बहुत कंफ्यूज भी नहीं होना है, एक जनरल सा मतलब एक आपका न्यूट्रल सी अप्रोच बना के रखनी है। अगर स्टूडेंट के बारे में आपने ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं कहना है, ना किसी टीचर के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स आप दे सकते हो, ठीक है, ना ही आप अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोई नेगेटिव कमेंट्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का एक न्यूट्रल जैसा अपना स्टांस एक मेंटेन करके रखना पड़ता है आपको इस सेक्शन में, ठीक। अब बात करते हैं 132 की। द टीचिंग प्रोफेशन इज गुड बिकॉज इट, आपके पास 4 ऑप्शन देता है ये। 132 का सही ऑप्शन क्या है, गिव्स गुड अपॉर्चुनिटी टू गिव डायरेक्शन टू न्यू जनरेशन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं 133 की। दो स्टूडेंट्स शुड बी एडमिटेड इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हु
किसको एडमिशन मिलनी चाहिए। देखिए बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है, इनके सभी ऑप्शन को पढ़िएगा। इन 133 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वांट्स टू बिल्ड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो चाहता है कि रिस्पॉन्सिबल नागरिक समाज में आगे आए। ठीक है, ऐसे लोगों की ज़रूरत हमें नहीं है जो किसी और के ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं थ्रू एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मोस्टली क्या होगा, आपको आंसर का पता वैसे लग जाएगा कि भाई इसका सही उत्तर क्या होगा, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा उत्तर मिल सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको मोर पॉजिटिव दिखता है या फिर मोर एक्यूरेट दिखता है। ऐसा हो सकता है कई बार आपके पास दो ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हो आपको, ठीक है, कि दोनों ही करेक्ट है, उसमें आपको मोर करेक्ट वाला सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब और कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है आपके पास ऑप्शन में ए बी सी में कोई ऑप्शन दिया होगा और डी में ऑल ऑफ द अबव होगा। यदि आपको वहाँ पे मोस्टली इसमें ऐसा देखा गया है कि यहाँ पे भी आपको यदि दो स्टेटमेंट पॉजिटिव मिलती है तो वहाँ पे आप डी के साथ ऑल ऑफ द अबव के साथ जा सकते हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि इसके दो उत्तर है और साथ में ऑप्शन आपको दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो वहाँ आप ऑल ऑफ द अबव के साथ जा सकते हो। ऐसा आप देखेंगे आगे जब हम आने वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे 17, 18, 19, 20 के, तो वहाँ आप इस चीज़ को देखोगे। ठीक है, 134 को एक गुड टीचर नीड्स टू बी एक गुड टीचर्स नीड टू बी 134 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमिटेड टू टीचिंग। ठीक है, कमिटेड टू टीचिंग होना चाहिए वो। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि क्या वो गुड कम्युनिकेटर नहीं होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, पर गुड कम्युनिकेटर क्या होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटर के साथ साथ उसको नॉलेज भी होनी चाहिए। मतलब जो एक टीचर है उसका बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसके पास रहेगी वो होगी उसका नॉलेज बेस, कि उसके पास कितना नॉलेज बेस है। ठीक है, उसके पास कितना नॉलेज बेस है, नॉलेज बेस भी देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि कितना कमिटेड है वो टीचिंग के लिए। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसके पास नॉलेज ही नॉलेज है और वो टीचिंग करना ही नहीं चाहता उस नॉलेज के साथ। तो ठीक है, तो ये भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे इनमें देखो तो यहाँ पे एक अच्छा रीडर होना चाहिए वो, या फिर गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, बिलीव्स इन आइडियोलॉजी ऑफ कंट्री होना चाहिए, या फिर कमिटेड टू टीचिंग होना चाहिए। यदि आप यहाँ पे बात करें चारों की चारों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं ये। ठीक है, इसमें मोर पॉजिटिव कौन सी है, ऑप्शन डी इसमें मोर पॉजिटिव है, कमिटेड टू टीचिंग। कैसा टीचर होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए वो टीचिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि बस सारे आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो, तो उसमें आपको किसके साथ जाना है, मोर पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ जाना है। ठीक, तो इसकी जब आप कुछ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपके इसमें खुद ब खुद आ जाएगा, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये पूछ रहा है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू एग्री विद। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। टू मेंटेन डिसिप्लिन स्टूडेंट्स शुड बी पनिश्ड, टू मेंटेन डिसिप्लिन पेरेंट्स शुड बी कॉल्ड, टू मोटिवेट पॉजिटिव एंड एजुकेशनल बिहेवियर, रिलीजियस एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड। ठीक है, तो 135 का जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर किया जाएगा टू मोटिवेट पॉजिटिव एंड एजुकेशनल बिहेवियर। ठीक है, अब देखो जैसे कि पनिश आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे पनिश की बात करें तो पनिश नहीं कर सकते हो आप। पेरेंट्स शुड बी कॉल्ड, यदि पेरेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो टीचर होता है ना वो अपने पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। आप डायरेक्ट पेरेंट्स के पास नहीं जाएंगे शिकायत लेके, आप खुद से एक बार कोशिश करेंगे। ठीक है, आप खुद से कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आ रही है, आप पेरेंट्स के पास तब जाएंगे। एक्सट्रीम केसेस में आप पेरेंट्स के पास जाएंगे, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप नहीं जाएंगे। ठीक है, डिसिप्लिन के लिए आप सीधा पेरेंट्स के पास नहीं चले जाएंगे, आप कोशिश करेंगे कि ये क्यों स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं रह रहा है, आप रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्टेड, तो देखिए रिलीजियस एजुकेशन, क्योंकि हम इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, तो इसमें रिलीजियस एजुकेशन की तो ये तो ऑप्शन सीधा ही कट हो गया, क्योंकि ठीक है, तो क्योंकि हम क्या मानते हैं, सभी धर्मों को बराबर मानते हैं, तो एक पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करना, दिस शुड बी नॉट द पर्पज ऑफ अ टीचर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 136 की, अ गुड स्टूडेंट इज वन हु इज ओबीडियंट, रेगुलर, क्यूरियस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि मैंने कहा कि इस तरह से आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको लग रहा है कि दो ऑप्शन सही है, जैसे देखो 136 में क्या है, आपको लग रहा है कि 136 में ओबीडियंट भी होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए स्टूडेंट, या क्यूरियस होना चाहिए, तो यहाँ पे डी के साथ जाओ आप, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर यदि आपको दो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए आपको तीसरे के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं लग रही है, पता कि तीसरा सही होगा कि गलत होगा, तो उस केस में आप ऑल ऑफ द अबव के साथ जा सकते हो, यदि आपको ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है ऑप्शन में, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 137 की, अ टीचर शुड टेक रेगुलर क्लासेस बिकॉज। अब देखिए ये क्वेश्चन पे आप इसके बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, 137 को 137 क्या बोलता है, इट इज़ हिज वर्क, ही इज़ बीइंग पेड फॉर इट, ही विल गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट, टीचिंग इज एन इंजॉयबल एक्टिविटी ऑफ टीचर। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, चारों की चारों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अब आपको क्या करना है, मोर पॉजिटिव स्टेटमेंट को यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो
यदि मैं पहली स्टेटमेंट की बात करूं, इट इज़ हिज वर्क, तो नो डाउट ये उसका वर्क है, पढ़ाना उसका काम है, ठीक है। यदि मैं बात करूं ऑप्शन सी की, ही विल गेट गुड रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट अगर वो पढ़ाएगा, रेगुलर क्लासेस लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसे स्टूडेंट का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर ऑप्शन डी की बात करूं, टीचिंग इज अन इंजॉयबल एक्टिविटी ऑफ अ टीचर, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये एक आइडियल सी स्टेटमेंट है। आइडियल सी स्टेटमेंट से मेरा मतलब क्या है कि ऐसा ऐसा देखिए, ये एक आइडियल सा केस है कि ऐसे बहुत कम टीचर होते हैं जो टीचिंग को एक इंजॉयबल एक्टिविटी समझते हैं, क्योंकि एक टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको थ्रू आउट द लाइफ इन्वॉल्व होना है। आप इंजॉय कर सकते हो, 1-2 साल 3 साल तक इंजॉय कर सकते हो, लेकिन आप जब तक पढ़ा रहे हो तब तक इंजॉय कर रहे हो। ये एक आइडियल केस है, मतलब ऐसा बहुत ही कम हो सकता है, बहुत कम टीचर्स के साथ ऐसा होता है। तो ठीक है, ये ऑप्शन को तो मैं निगलेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक आइडियल सा केस है, ठीक है। इट इज़ हिज वर्क, ठीक है, ये भी एक जनरल सी स्टेटमेंट, इसको भी आप निगलेक्ट कर सकते हो। ही विल गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट, और ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ही इज बीइंग पेड फॉर इट, ठीक है। तो इन दो में से कौन सा सही उत्तर अगर मैं बात करूं, तो यदि मैं बी आंसर की बात करूं, तो ये मोर एक्यूरेट है। क्यों ये मोर एक्यूरेट है? ही इज बीइंग पेड फॉर इट, ये क्या है? ये स्टेटमेंट से ये आपको पता चल रहा है कि ही इज बीइंग पेड फॉर इट। देखिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है टीचर के ऊपर, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि क्यों आपको रेगुलर क्लासेस देनी चाहिए, क्योंकि भाई आपको पैसे मिल रहे हैं। अब आप कह सकते हो कि जो एक टीचर होता है कि वो तो विदाउट द पेमेंट भी पढ़ा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए सबको क्या होती है, मनी की ज़रूरत होती है। तो आप ये अब बिल्कुल इसमें आइडियली भी नहीं सोचना है आपने कि भाई जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में आप बिल्कुल आइडियली सोचो कि मैं तो एक आदर्श टीचर बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक आपने मिक्स्ड सी अप्रोच, एक मतलब इस तरह की अप्रोच से सोचना है आपने कि जो फिजिबल भी हो ग्राउंड लाइफ पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे, जिसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सके, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ही इज़ बीइंग पेड फॉर इट, मतलब ये क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसको इसके लिए पे किया जा रहा है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, उसको रेगुलर क्लासेस लेनी चाहिए। जब वो, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और यदि वो रेगुलर क्लासेस लेगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या, तो इट इज़ हिज वर्क, ये भी एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। पर ही इज़ बीइंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, उसको पे भी कर रहे हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं। ये ऑप्शन ए भी इस ऑप्शन बी में इंक्लूड हो गया है, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई और ही इज़ बीइंग पेड फॉर इट, ये भी इसमें आ गया। तो ऑप्शन बी क्या कर सकते हो आप, बी के साथ यहाँ पे जा सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि मैं बुक की बात करूं तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर देते हैं, ये ही विल गेट गुड रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मोर एक्यूरेट बी ऑप्शन होगा। अब देखिए, आप कह रहे होंगे कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि इसका ऑप्शन बी है। तो देखिए दोस्तों, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैं खुद से आपको नहीं बताता हूँ, ये मैं क्या करता हूँ, सर के साथ डिस्कस करता हूँ इन क्वेश्चंस को, एप्टीट्यूड वाले, क्योंकि मैं भी अभी करंटली बीएड कर रहा हूँ, रनिंग में बीएड कर रहा हूँ अभी। तो मैं क्या करता हूँ, सर के साथ एक बार इन सेक्शन को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ही मैं एक बार अच्छे से रेक्टिफाई करके सारे आंसर्स को, उसके बाद ही आपको मैं आंसर जो है वो बताता हूँ कि इसका क्या उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। यू विल यूज टीचिंग लर्निंग मटेरियल बिकॉज 138 की अगर मैं बात करूँ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इट मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, ठीक है। इट मेक्स टीचिंग सिंपल, इट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, इट इज़ द डिमांड ऑफ द डे। अब देखिए, यहाँ पे भी सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। टीचिंग एड क्या होती हैं, कुछ आप कोई मटेरियल आप लेके जाओ, जैसे कि एक मॉडल बना के ले गए। मान लो आपने हाइड्रो पावर के बारे में पढ़ाना है कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है, तो आप क्या करोगे, एक मॉडल बना के ले जाओगे। तो वो मॉडल क्या करेगा, नो डाउट वो क्या करेगा, आपकी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाएगा। नो डाउट टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने का मतलब क्या है, बच्चे इंटरेस्ट से देखेंगे कि भाई आज तो टीचर सर मॉडल लेके आए हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे वो, ठीक है। इट मेक टीचिंग सिंपल, ये भी बिल्कुल सही बात है, सिंपल भी बनाएगा। और डी की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ डिमांड ऑफ द डे, बिल्कुल डिमांड ऑफ द डे है। आपको, आप देखेंगे भी कि जब आप बीएड करेंगे तो बहुत सी टीचिंग एड आपको बनाने को देंगे वो लोग, ठीक है आपको, क्योंकि इससे क्या कर रहा है, वो जो स्टूडेंट है वो उसका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इन सब में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ऑप्शन सी है, इट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, मतलब ये सहायता करता है, एड्स मतलब सहायता करता है किसमें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। देखिए, इन सब चीज़ों का पर्पज क्या है, बेसिकली स्टूडेंट को अंडरस्टैंड कराना कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग वाले में चारों के चारों ऑप्शन इंक्लूड हो गए। कौन से, यदि वो अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है, तो इसमें ये इंटरेस्टिंग वाला भी इसी में आ गया, और सिंपल वाला भी इसी में आ गया, और डिमांड ऑफ द डे, ये सारे के सारे इसी में आ गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है, ठीक है। यदि वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है तो क्या फ़ायदा उसके इंटरेस्ट का, ठीक है। तो मतलब ये ऑप्शन जो सी है, इसका जो एक रेंज है ना, डोमेन, मतलब इसका जो एक फील्ड है, इसमें आप अपने अंदर में इन तीनों ऑप्शन को ले रहा है, मतलब इस तीनों ऑप्शन को ये ऑप्शन सी जो है अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या देखने को मिलेंगे कि सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ जाना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं 139 की। टू मोटिवेट स्टूडेंट फॉर सेल्फ स्टडी क्या होना चाहिए,
टू मोटिवेट स्टूडेंट फॉर द सेल्फ स्टडी। 4 ऑप्शन दिए हैं। होमवर्क शुड बी गिवन, प्रोजेक्ट वर्क शुड बी गिवन, एक्सेस एग्जाम्स शुड बी कंडक्टेड रेगुलरली, को करिकुलर एक्टिविटी नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अब देखिए सेल्फ स्टडी को मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। सेल्फ स्टडी को ताकि जो विद्यार्थी वो खुद से पढ़े, खुद से पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रोजेक्ट वर्क शुड बी गिवन, क्या उसको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाना चाहिए, या फिर उसके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाने चाहिए रेगुलरली ताकि वो सेल्फ स्टडी करे। ठीक है, अब देखो को करिकुलर एक्टिविटीज नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज। अब को करिकुलर एक्टिविटी ये वाला ऑप्शन तो सीधा ही कट हो जाता है क्योंकि ये यहाँ पे स्टडी की बात कर रहा है। ठीक है, ऑल को करिकुलर एक्टिविटी कहाँ आती है, हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट में आती है। जब हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी आती है। ठीक है, यहाँ पे अभी सेल्फ स्टडी की बात करें तो ऑप्शन डी तो सीधा निगलेक्ट हो गया। यदि मैं बात करूँ एग्जाम्स नीड टू बी कंडक्टेड रेगुलरली, यदि एग्जाम रेगुलरली कंडक्ट किए तब वो सेल्फ स्टडी करेगा। देखिए एग्जाम भी आप देखेंगे कुछ एक टाइम पीरियड के बाद आते हैं, मतलब एक ऐसा नहीं है कि आपके आज आपने कुछ पढ़ा तो शाम को इसका एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसके बाद एग्जाम होंगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी क्या एग्जाम रेगुलरली ले रहे हैं, क्या ये सेल्फ स्टडी को प्रमोट कर रहे हैं। तो आप मतलब डे टू डे लाइफ में क्या आप डेली पढ़ रहे हो, क्या आप डेली स्टडी कर रहे हो, यदि आपके एग्जाम की पर्सपेक्टिव से देखें तो। क्योंकि हमारे एग्जाम अभी भी रेगुलरली लिए जाते हैं, जितना एक टाइम पीरियड है कि तीन एक मिड टर्म होगा आपका, एक फाइनल टर्म होगा। ठीक है, उस हिसाब से अभी भी रेगुलरली एग्जाम लिए जाते हैं। क्या आप सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे ये कह सकते हो कि ये एग्जाम आपको सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करते हैं? नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क शुड बी गिवन, तो क्या प्रोजेक्ट वर्क से सेल्फ स्टडी कर पाएंगे आप? क्या सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क ही देंगे आपको? तो प्रोजेक्ट वर्क में क्या होगा, देखो आपकी मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज एनहांस होगी नो डाउट, पर ये सेल्फ स्टडी के डोमेन में नहीं आता है। तो होमवर्क शुड बी गिवन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब ये होमवर्क कौन सा है, ये वो वाला होमवर्क नहीं है। ठीक है, ये होमवर्क भी टू काइंड्स ऑफ होमवर्क होते हैं हमारे पास। ठीक है, एजुकेशन में एक होमवर्क होता है जो टीचर्स देते हैं कि भाई ये पेज नंबर 6 तक हमने पढ़ दिया, अब आप घर जाओ और यहाँ इससे रिलेटेड जितने भी आपके अभ्यासिक प्रश्न होते हैं उनको करके ले आओ भाई। ठीक है, या फिर जो हमने आज क्लास में प्रश्न पढ़े हैं आप उनको कल के लिए लिख के लाइए। ये होमवर्क नहीं होता है। ठीक है, होमवर्क की अलग डेफिनेशन है। होमवर्क इन द सेंस क्या होता है, होमवर्क होता है जो आपने क्लास में पढ़ाया, ठीक है, उससे रिलेटेड आप कुछ ऐसी एक्टिविटी बच्चों को करने को देंगे जो बुक में नहीं है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है। होमवर्क क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है जो बच्चों को देते हैं आप। ठीक है, कि आप भाई ये करके लाओ। ठीक है, जिसमें उसकी नॉलेज चेक होगी कि उसने जो स्कूल में सीखा क्या उसको समझ में आया भी वो। ठीक है, इसमें लिखने वाला काम ये होमवर्क नहीं होता है। ठीक है, ये तो क्लासरूम वर्क में ही आ जाता है सारा का सारा। होमवर्क क्या है कि जो आपने क्लासरूम में पढ़ाया क्या वो रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है। तो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए यदि आप उसको कुछ गाइडलाइंस देते हो कि भाई आप ऐसा करो, आज घर में जाओ और अपने आसपास जितनी आपको वनस्पति दिख रही है उनको लिख के ले आओ। ये किताब में नहीं दिया, उसको किताब में प्रश्न नहीं है ये कि भाई अपने घर जाओ और अपने आसपास दादा दादी से पूछो कि भाई आपके टाइम में कौन कैसे कैसे रीति रिवाज थे हमारे आसपास। तो ये उनकी किताब में नहीं लिखा है। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, ये उनको आप उनकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आप उनको काम दे रहे हो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। तो ये होता है होमवर्क। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यदि मैं बात करूँ 140 की, द एनुअल फंक्शन हु नीड्स टू बी एनुअल फंक्शन में किसे बुलाया जाना चाहिए? देखिए ये तो कॉमन सा है। अब देखिए एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन एज ए चीफ गेस्ट, ए पर्सन हु हैज मेड मार्क थ्रू हिज कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, ए पर्सन बिलोंगिंग टू दैट विलेज एज अ चीफ गेस्ट कैन नॉट से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए पर्सन हु हैज मेड मार्क थ्रू हिज कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, जिसने मतलब कुछ सोसाइटी के लिए कुछ किया हो उसको आप बुलाएंगे। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल तो ऑब्वियस ही बात है, यदि जिसने कुछ सोसाइटी के लिए किया होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो इन्फ्लुएंशियल क्या होगा, खुद ब खुद इन्फ्लुएंशियल ही होगा वो। ठीक है, तो इन्फ्लुएंशियल वाला भी इसी के अंदर आ गया, ऑप्शन बी के अंदर। अब मैं बात करता हूँ 141 की, द चिल्ड्रन ऑफ अ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स आर फाउंड, कि जो अमीरों के बच्चे हैं वो किस तरह के पाए जाते हैं भाई? 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। टू बी इंटेलिजेंट होते हैं वो, क्या वो अच्छा स्कोर करते हैं, या वो फिर उनका बिहेवियर सही नहीं होता, या फिर साइकोलॉजी डज नॉट हैव एनी आंसर। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसा सिर्फ माँ बाप को देख के या उनके बैकग्राउंड फैमिली मतलब सोशल स्टेटस को देख के ये नहीं बता सकते कि उनका बेटा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, ये मतलब काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है, आपकी हेरिडिटी पे भी डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी डज नॉट हैव एनी आंसर। ठीक है, ऐसा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी। अब बात करते हैं 142 की, बात करते हैं द टू कनेक्ट टू द कम्युनिटी चिल्ड्रन शुड बी, ऑप्शन 142 है। 142 का सही उत्तर क्या है? 142 का अब देखिए, गिवन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिटी इन द क्लास, शो डॉक्यूमेंट्री फिल्म,
शुड बी सेंड टू कम्युनिटी सर्वे रेगुलरली, नन ऑफ द अबव। अब देखिए इसमें क्या है, तीनों की तीनों ऑप्शन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, यहाँ पे भी तीनों की तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। अब देखो गिवन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्युनिटी इन द क्लास, क्या आपने अगर आपने उसको कम्युनिटी के बारे में कम्युनिटी से कनेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, क्लास में क्या उसकी कम्युनिटी के बारे में बताओगे, ठीक है, क्या उसको उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाओगे। देखो ऑप्शन सी है ना जो इसका, ये मोर अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी क्या होती है हमारी, ये कम्युनिटी क्या होती है, एक छोटा सा सर्कल होता है हमारे आसपास का, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन्स रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यदि उसके कनेक्ट करना है अपनी कम्युनिटी के साथ, तो क्या करोगे आप, उनको शुड बी सेंड टू कम्युनिटी सर्वे रेगुलरली, आप उनको कम्युनिटी सर्वे पे देखेंगे। क्योंकि जब जब बंदा प्रैक्टिकली सीखता है, तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया है कि वो ज़्यादा सीखता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस बुक में भी इसका कुछ गलत आंसर मुझे लगता है दिया होगा नीचे, जो आपको ये आंसर यहाँ पे शो हो रहा है ना, इसमें कुछ ना कुछ पक्का इसका गलत आंसर दिया होगा। तो ये भी आप एक बार चेक कर देना। अब 143, इफ अ स्टूडेंट गिव्स अ स्ट्रेंज आंसर यू विल, क्या करोगे आप, यदि कोई बच्चा आपसे कोई स्ट्रेंज क्वेश्चन पूछता है, पेनलाइज हिम, उसको आप सजा दोगे। थिंक ओवर इट, फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट हिम, उसके बारे में सोचोगे कि उसके बारे में एक ओपिनियन अपने दिमाग में डेवलप करने लग जाओगे, या फिर स्कोल्ड हिम, डांटोगे उसे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थिंक ओवर इट, ठीक है। आप ऐसा सोचोगे कि इसने इतना स्ट्रेंज उत्तर क्यों दिया, उसके बारे में थोड़ा सोचोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, उसके बारे में थोड़ा सा सोचोगे। तो ये पॉजिटिव सा एक यहाँ पे ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 144, टू जनरेट इंटरेस्ट इन द करंट अफेयर, करंट अफेयर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मीन्स, करंट अफेयर में यदि आप इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हो स्टूडेंट का, तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये एक्सकर्जन मीन्स होता है कि आपकी एक छोटी सी यात्रा टाइप, ठीक है, और नोटिस बोर्ड या फिर प्रेयर टाइम या फिर न्यूज़पेपर, तो इसका सीधा सीधा उत्तर है ए, न्यूज़पेपर, ठीक है। इफ स्टूडेंट्स डू नॉट कम रेगुलरली यू विल, यदि स्टूडेंट रेगुलरली नहीं आ रहे, डिस्कस इट इन द स्टाफ रूम, क्या स्टाफ रूम में इसके बारे में डिस्कस करोगे आप, या टेल इट टू द प्रिंसिपल को बोलेगे, डिस्कस इट विद पेरेंट्स, या पेरेंट्स के साथ डिस्कस करोगे। विल ट्राई टू नो द रीजन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया, जो टीचर होता है ना, वो पहले प्रॉब्लम को पर्सनल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करता है। आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जाओगे इस प्रॉब्लम को लेकर, प्रिंसिपल के पास भी आप कब जाओगे, जब प्रॉब्लम ऐसी है या तो बड़ी सेंसिटिव सी प्रॉब्लम है, ठीक है, सेंसिटिव इन द सेंस की मान लीजिए कोई लड़की है आपकी क्लास में और एक आप टीचर मेल टीचर हो और वो फीमेल आपके पास स्टूडेंट है, ठीक है। अब कुछ ऐसी मतलब आपको मान लीजिए उसकी चेकिंग लेनी है, ठीक है, वो बच्चे कह रहे हैं कि उसके पास मोबाइल फ़ोन है, आपने उसकी चेकिंग लेनी है, चेकिंग करनी है, तो क्या करेंगे आप, खुद से चेकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। या अगर कुछ ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं उस गर्ल स्टूडेंट पे, तो आप क्या करोगे, पहले अगर वो काफ़ी बड़े इल्ज़ाम है तो आप क्या करोगे, उसमें खुद से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगे, पहले एक बार प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करोगे। मतलब तभी आपने प्रिंसिपल को बोलना है जब काफ़ी कोई सीरियस सी प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको आप खुद से डील नहीं कर पाओगे, या फिर अगर आप डील करोगे तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे बाद में वो काफ़ी बैड हो सकते हैं आपके लिए, उन्हीं को प्रिंसिपल के साथ डील करना है। पेरेंट्स के साथ भी वैसा ही है, कुछ प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, पहले पर्सनल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विल ट्राई टू नो द रीजन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से रीजन जानने की कोशिश करोगे, क्यों नहीं आ रहे हो आप, क्या दिक्कत है, क्या मतलब आपको पढ़ाना जो मैं पढ़ाता हूँ वो समझ नहीं आ रहा है क्या। इस तरह से आप पहले खुद इनिशिएट करोगे, आप जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146, फ्रॉम स्टूडेंट्स सम स्टूडेंट्स आस्क मीनिंगलेस क्वेश्चंस टू टीचर, इन दिस केस यदि कोई स्टूडेंट मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में, मीनिंगलेस क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या करोगे आप, दो स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू लीव द क्लास, उनको आप कहोगे कि आप क्लास से बाहर निकल जाओ। दे शुड बी आस्क्ड क्वेश्चन, उनसे आप काउंटर क्वेश्चन करोगे, ठीक है। कंप्लेंट शुड बी मेड टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट करोगे, या टीचिंग स्ट्रेटजी शुड बी चेंज। अब देखिए इस केस में मैं बताता हूँ आपको कि प्रिंसिपल के पास आपको कब जाना है। मान लीजिए आपने उनको वार्निंग दे दी, वो वार्निंग दे के भी सुन नहीं रहे हैं, उनका बिहेवियर ज़रा भी चेंज नहीं हुआ, आपने 2-3 बार उनको वार्निंग दे दी, उसके पास आप प्रिंसिपल के पास जा सकते हो, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो आपसे आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। यदि ऐसा पहली बार हो रहा है, द स्टूडेंट आस्क मीनिंगलेस क्वेश्चन इन द क्लासरूम, तो आप क्या करोगे, टीचिंग स्ट्रेटजी को चेंज करोगे, ठीक है। इस केस में क्या करोगे आप, टीचिंग स्ट्रेटजी को चेंज करोगे। यदि टीचिंग स्ट्रेटजी चेंज करने के बाद भी वो मीनिंगलेस क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, फिर उनसे पूछोगे आप कि ऐसा क्यों है। यदि फिर भी आपको इरिटेट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा, तब जाके आप प्रिंसिपल के पास जाओगे या फिर उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करोगे। अब 147 की बात करते हैं, इन टूडेज वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल, मॉरल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी जरूरी है, मॉरल भी, और सेक्स एजुकेशन भी जरूरी है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 148 की, यू रिस्पेक्ट APJ अब्दुल कलाम बिकॉज ही
ही वॉज ग्रेट साइंटिस्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ग्रेट साइंटिस्ट एंड कमिटेड एजुकेटर, आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये भी देखिए आपने पिछले 2015 में भी सेम क्वेश्चन आया होगा, ये वाला क्वेश्चन सेम आया हुआ है, सेम रिपीट हुआ है। तो आप देखेंगे काफ़ी क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, रिपीट डेफिनेटली रिपीट होंगे। 5 से 7 क्वेश्चन इस सेक्शन में, मतलब 30-40 क्वेश्चन में से 5-6-7 क्वेश्चन, कई बार 10 क्वेश्चन भी हो सकता है, पर 5-6-7 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे डेफिनेटली जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, अच्छे से फिंगर टिप्स पे याद कर देना है विद रीजन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 149 की। अब देखिए 149 क्या है, पेरेंट्स टीचर मीट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव प्लेटफॉर्म। ठीक है, जो मीटिंग होती है स्कूल्स में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसका क्या क्या क्यों होती है वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग? तो इसके 4 ऑप्शन दे के रखे हैं। टू डिस्कस द प्रोग्रेस रिपोर्ट, टू मीट द पेरेंट्स of the students, to give solution of the problem, to discuss strength and weaknesses of the student। ठीक है, तो ये सारे के सारे, वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो ये पर्पस एक्चुअली स्टूडेंट टीचर मीटिंग के सारे पर्पस हैं ये। ठीक है, ठीक है, पर यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको मोस्ट एक्यूरेट के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी की अगर मैं बात करूँ, टू गिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, टू डिस्कस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन दोनों के दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, गिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम में इंक्लूड हो जाती है वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्टूडेंट, ये भी कुछ हद तक इसमें इंक्लूड हो सकती है। या फिर अगर मैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग को यदि सिर्फ स्टूडेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो कुछ आपको इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे जहाँ पे डिपेंड करेगा किसके ऊपर, जो आपका एग्जामिनर होगा, जो एग्जाम में आपको जो मार्क्स देगा या जो चेक करेगा आपकी आंसर शीट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे भी डिपेंड करेगा बहुत सी चीज़ें, कि वो किस तरह से सोच रहा है या उसका सोचने का तरीका क्या है। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होंगे मतलब जो उस बात पे भी डिपेंड करेंगे थोड़े से, पर आपने मतलब बेस्ट टू योर नॉलेज आपने मतलब अपने हिसाब से बेस्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो आपको लगता है कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अब मैं बात करूँ 150 की, अ टीचर शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स विद स्टूडेंट ड्यू टू इट। इससे होगा क्या, यदि आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, स्टूडेंट इंटरेस्ट इन गेम एंड स्पोर्ट्स विल डेवलप। ठीक है, वो देखिए क्यों डेवलप होगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर को अपना आइडियल मानते हैं। ठीक है, आइडियल मानते हैं, तो इसलिए क्या देखेंगे वो कि हमारे आइडियल भी खेल रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ठीक है, नो डाउट कि जो स्टूडेंट सोशल डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट देखिए यहाँ पे होगी, पर उतनी ज़्यादा नहीं होगी सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट में आप देखेंगे सिर्फ ये इंटरेक्शन, अभी क्या हो रहा है, बेसिकली इंटरेक्शन आपस में हो रही है बच्चों के बीच और टीचर के बीच। अब सोशल में तो बहुत सारी चीज़ें आती है। ठीक है, सोशल में आपके पेरेंट्स भी आते हैं, नेबर्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो ये सोशल वाला डोमेन कहीं यहाँ पे सही फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। यदि बात करूँ सी की, टीचर विल इंजॉय एंड रिजुविनेट देमसेल्फ। ठीक है, तो टीचर भी इंजॉय फील करेगा, मतलब उसका खुद का इंजॉयमेंट भी होगा उसका, पर टीचर का मेन काम क्या है, देखो दोस्तों, उसको अपना इंजॉय नहीं देखना है, उसने क्या करना है स्टूडेंट के लिए, मतलब जैसे कि हमने पहले भी देखा अभी कि टीचर को कैसा होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्टूडेंट के बारे में पहले सोचेगा, अपने बारे में बाद में सोचेगा। यदि ऑप्शन डी की बात करूँ, स्टूडेंट्स सोशल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटीज विल डेवलप। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे मैंने सोशल वाला बताया यहाँ पे, तो सोशल वाला जो फैक्टर है वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी भी समहाउ मतलब लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो सकती है, पर सबकी नहीं हो सकती ना, क्योंकि कैप्टन बनेंगे, मतलब कुछ एक थोड़ा सा मुझे इसमें कमी लगती है। तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, स्टूडेंट इंटरेस्ट इन द गेम्स एंड स्पोर्ट्स विल डेवलप। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड को देखा, और साथ साथ हमने एजुकेशन कमीशंस देखे। हमने देखा कि बहुत सारी करेक्शंस यहाँ पे करने को रह गई है। और एक बात मैं फिर से बता दूँ कि जैसे मैंने बोला कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो मैंने PDF बना के रखी है, उसमें MCQs हैं, और आप टेलीग्राम चैनल पे एक बार जाइए। ठीक है, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ मैंने अपलोड किए, साथ साथ वहाँ पे और भी मटेरियल में डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप एक बार चेक करते रहिए, उसे रेगुलरली बीच बीच में चेक करते रहिएगा। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आज का हमारा 2016 का एनालिसिस। तो यदि आपके कोई दोस्त तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको रिकमेंड कर सकते हो कि आप यहाँ से जो आपकी प्रीवियस ईयर है वो यहाँ से पढ़ सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को जो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और इसे ज़्यादा दोस्तों के साथ जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।